हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथवर्स MBA MCA। देखिए, आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, तो चलिए आज हम प्रॉब्लम देखेंगे मैक्सिमाइजेशन का। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल क्या है अपना। सॉल्व द फॉलोइंग LPP बाय सिंप्लेक्स मेथड। देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या दिया है यहाँ पे, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2। इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, सब्जेक्ट टू x1 प्लस x2 लेस देन और इक्वल टू 2। सेकंड कंस्टेंट देखिए क्या है, 5x1 प्लस 2x2 लेस देन और इक्वल टू 10। और थर्ड कंस्टेंट देखिए क्या है, 3x1 प्लस 8x2 लेस देन और इक्वल टू 12 वेर x1 एंड x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए ये जो एग्जांपल है अपने को सॉल्व करना है बाय यूजिंग द सिंप्लेक्स मेथड। तो चलिए अभी हमें क्या निकालना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। देखिए सॉल्यूशन निकालने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जितना पॉसिबल हो सकता है आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए अभी निकालते हैं सॉल्यूशन। देखिए ये जो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये कौन सा है, मैक्सिमाइजेशन का है। ठीक है, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है यहाँ पे, अगर फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का है तो उसमें जितने भी कंस्टेंट होते हैं ना, वो कंस्टेंट किस टाइप के होने चाहिए, लेस देन और इक्वल टू टाइप के कंस्टेंट होने चाहिए। अगर इसमें लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या बोल रही हूँ मैं, अगर इसमें कंस्टेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप के हैं तो उनको अपने को कन्वर्ट करना है लेस देन और इक्वल टू टाइप में। ठीक है, वो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग विथ -1। ठीक है, लेकिन देखिए अपने पास ये जो एग्जांपल है वहाँ पे जितने भी कंस्टेंट है वो कौन से टाइप के हैं, लेस देन और इक्वल टू टाइप के कंस्टेंट है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमें कन्वर्जन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्टली वी कन्वर्ट द गिवन LPP यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी देखिए ये जो एग्जांपल है वहाँ पे कितने कंस्टेंट दिए हैं, 1 2 3 कंस्टेंट है। ठीक है, देखिए जब हम एग्जांपल सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हमें स्लैक वेरिएबल्स ऐड करने होते हैं हर एक कंस्टेंट में। ठीक है, तो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2 सब्जेक्ट टू देखिए पहला कंस्टेंट क्या है अपना, x1 प्लस x2 प्लस s1। देखिए यहाँ पे जितने कंस्टेंट रहेंगे ना, यहाँ पे देखिए कितने कंस्टेंट है, 1 2 3 कंस्टेंट है। तो हम क्या यहाँ पे क्या करेंगे, 3 स्लैक वेरिएबल्स ऐड करेंगे, एक स्लैक वेरिएबल हर एक कंस्टेंट पे। ठीक है, तो देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट टू x1 प्लस x2 प्लस s1 इज इक्वल टू 0। ये देखिए ये जो इनइक्वालिटी साइन था ना, लेस देन और इक्वल टू का, उसको हमने कन्वर्ट किया है इक्वालिटी साइन में बाय एडिंग द स्लैक वेरिएबल। आ गया समझ में क्या किया मैंने। देखिए ये जो कंस्टेंट्स है यहाँ पे कौन से टाइप के हैं, लेस देन और इक्वल टू टाइप के हैं, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, इन कंस्टेंट को, इन इक्वालिटी साइन को हम कन्वर्ट करेंगे इक्वालिटी साइन में। तो इक्वालिटी साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, बाय एडिंग द स्लैक वेरिएबल्स। तो हमको देखिए ये पहला कंस्टेंट हमने कैसे लिखा, x1 प्लस x2 प्लस s1 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 0 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2। अभी देखिए सेकंड कंस्टेंट क्या है, 5x1 प्लस 2x2 प्लस s2 इज इक्वल टू 10। थर्ड कंस्टेंट क्या आएगा, 3x1 प्लस 8x2 प्लस s3 इज इक्वल टू 12 where x1 x2 s1 s2 आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या किया है हमने, इन ऑर्डर टू बैलेंस द कंस्टेंट
हमने यहाँ पे क्या किया है, स्लैक वेरिएबल्स ऐड किए हैं, ठीक है। तो हमने इनइक्वालिटी साइन को कन्वर्ट कर लिया है यहाँ पे इक्वालिटी साइन में। अभी देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, स्लैक वेरिएबल्स ऐड किए हैं। तो हमें ये देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन अभी कैसे बन जाएगा, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3। क्या किया हमने, जो भी हमने स्लैक वेरिएबल्स ऐड किए थे ना, वही स्लैक वेरिएबल्स हमने अपने को लेना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में विथ जीरो कोएफिशिएंट, ठीक है। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं। अभी अपने को क्या बनाना है, इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बनाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या लेना है, सीजे क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे देखिए सीजे के बारे में लिखा है, वेयर सीजे रिप्रेजेंट्स द कोएफिशिएंट ऑफ रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। और एक्स बी क्या रहेगा, एक्स बी इज द कॉलम ऑफ बेसिक वेरिएबल्स। यहाँ पे देखिए S1 और S2 ये क्या है, अपने बेसिक वेरिएबल्स है, और X1 X2 ये क्या है, अपने नॉन बेसिक वेरिएबल्स। यहाँ पे देखिए अपने को क्या लिखना पड़ेगा, S3 भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। X1 X2 S1 S2 S3 इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या बोला मैंने यहाँ पे, X1 X2 क्या है अपने पास, नॉन बेसिक वेरिएबल्स है, और S1 S2 S3 ये क्या है, बेसिक वेरिएबल्स, ठीक है। तो देखिए एक्स बी में हम क्या लिखेंगे, इज द कॉलम ऑफ बेसिक वेरिएबल्स। और देखिए सी बी क्या रिप्रेजेंट करता है, इज द कॉलम ऑफ करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल्स इन एक्स बी दैट इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अभी देखिए यहाँ पे हम क्या क्या लिखेंगे, एक्स बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इज द कॉलम ऑफ बेसिक वेरिएबल्स। अभी देखिए अपना जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें देखिए क्या क्या कौन कौन से वेरिएबल्स है, x1 x2 S1 S2 S3। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वो वेरिएबल्स यहाँ पे लिख के लेंगे। देखिए x1 x2 S1 S2 और S3, ठीक है। जितने भी यहाँ पे वेरिएबल्स रहेंगे, कहाँ से लिया हमने, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन से लिया, x1 x2 S1 S2 और S3। अभी देखिए सीजे में क्या लिखेंगे, ये जो वेरिएबल्स है ना उनके क्या लिखेंगे, यहाँ पे कोएफिशिएंट लिखेंगे, लेकिन कहाँ से लिखेंगे हम, ऑब्जेक्टिव फंक्शन से। अभी देखिए जो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में देखिए x1 का कोएफिशिएंट क्या है 5, x2 का 3, S1 का 0, S2 का 0 और S3 का 0। तो वही हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोएफिशिएंट उनके लिख के लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा, यहाँ पे आएगा 5, x2 का क्या है 3, S1 का है 0, S2 का है 0 और S3 का है 0, ठीक है। अभी देखिए एक्स बी वाला जो कॉलम है यहाँ पे हम क्या लेंगे, जो अपने पास बेसिक वेरिएबल्स है। बेसिक वेरिएबल्स अपने पास क्या क्या है, S1 S2 और S3, ठीक है। x1 x2 नॉन बेसिक वेरिएबल्स है और S1 S2 S3 बेसिक वेरिएबल्स है। तो एक्स बी कॉलम में हम क्या लिखेंगे, बेसिक वेरिएबल्स। और देखिए बेसिक वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट क्या है इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, 0 0 0, ठीक है। अभी देखिए जो अपना फर्स्ट कंस्टेंट है वहाँ से हमें अभी यहाँ पे उनकी वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। देखिए अभी फर्स्ट कंस्टेंट में देखिए x1 का कोएफिशिएंट क्या है 1, x2 का 1 और S1 का 1। यहाँ पे S2 नहीं है तो S2 की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 0, ठीक है। तो देखिए x1 का 1, x2 का 1, S1 का 1, S2 यहाँ पे नहीं है तो 0 और S3 भी नहीं है तो 0, ठीक है। और सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू क्या है 2। अभी नेक्स्ट कंस्टेंट देखिए x1 का कोएफिशिएंट क्या है 5, x2 का 2, S1 आएगा 0, S2 आएगा 1 और S3 नहीं है तो S3 की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0। x1 का 5, x2 का 2, S1 का 0, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 0 और सॉल्यूशन में आएगा सॉल्यूशन में क्या आएगा
10। थर्ड कंस्टेंट में देखिए 3 8 0 0 1। कैसे लिखा? देखिए x1 का क्या है 3, x2 का क्या है 8, s1 नहीं है तो 0, s2 भी नहीं है तो 0 और s3 का क्या लिखेंगे 1। यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा s1 नहीं है ना तो 0, s2 0 और s3 1। और सॉल्यूशन क्या है देखिए 12। ठीक है, अभी देखिए हमें क्या निकालना है, जेड निकालना है। तो देखिए ध्यान से देखिए मैं जेड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करती हूँ। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे इस कॉलम के लिए हमने जेड की वैल्यू निकालनी, तो देखिए कैसे निकालेंगे हम, 0 × 1 प्लस 0 × 5 प्लस 0 × 3 कितना आएगा 0। यहाँ पे भी देखिए इस कॉलम के लिए निकालना है ना, x2 वाले कॉलम के लिए, तो देखिए कैसे 0 × 1 0 × 2 प्लस 0 × 8 कितना आएगा 0। यहाँ पे भी 0 है तो मतलब यहाँ पे भी कैलकुलेशन करने के बाद क्या आएगा 0, यहाँ पे भी आएगा 0 और यहाँ पे भी आएगा 0। कैसे क्या देखिए मैं कैसे कैलकुलेट कर रही हूँ, जिस कॉलम के लिए निकालना है हमने, जिस कॉलम के लिए निकालना है ना वहाँ की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय CB की वैल्यू। तो देखिए लास्ट कॉलम के बारे में बोल रही हूँ मैं, 0 × 0 प्लस 0 × 0 प्लस 1 × 0, तो उसका जो टोटल एडिशन आएगा ना वो यहाँ पे हमें लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जेड की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, 2 × 0 प्लस 10 × 0 प्लस 12 × 0, तो ये जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 0। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, ZJ माइनस CJ। तो देखिए ZJ माइनस CJ 0 -5 कितना आ जाएगा -5, 0 -3 कितना आएगा -3, ये कितना आएगा 0, ये आ जाएगा 0 और देखिए ये भी आ जाएगा 0। CJ की वैल्यू हमने यहाँ पे इस रो में लिखा हुआ है और ZJ की वैल्यू यहाँ पे है, तो ZJ माइनस CJ क्या, तो देखिए इस तरीके से हमें वैल्यू मिल गई। अभी देखिए अपने पास ऑप्टिमलिटी की कंडीशन क्या होती है, ऑप्टिमलिटी कंडीशन क्या होती है, ऑल ZJ माइनस CJ इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन वी गेट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। लेकिन अपने पास देखिए अपना जो एग्जांपल है वहाँ पे हमें क्या मिलनी चाहिए, जो भी वैल्यूज आ रहे हैं ना इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेकिन अपने इस केस में क्या देखिए यहाँ पे 2 वैल्यूज निगेटिव मिल रहे हैं राइट। तो उस केस में हमें क्या करना है, मोस्ट निगेटिव वैल्यू हमें सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे देखिए -5 है और यहाँ पे -3 है, तो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी आ गई, ये आ गई मोस्ट नेगेटिव वैल्यू, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू आ गई -5। ठीक है, अभी देखिए हमें क्या निकालना है, रेशो निकालना है कि यहाँ पे हमने -5 को सिलेक्ट किया क्योंकि जो अपनी ऑप्टिमलिटी की कंडीशन थी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए वो क्या थी कि ZJ माइनस CJ की जो भी वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन अपने केस में हमें क्या मिला है, यहाँ पे 2 वैल्यूज ऐसे मिले हैं जो कि निगेटिव है। इसका मतलब क्या होता है कि हम ऑप्टिमलिटी तक नहीं पहुँचे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आगे प्रोसीड करना पड़ेगा राइट। तो आगे प्रोसीड करने के लिए हमें एक स्टेप करनी पड़ेगी। तो देखिए हम क्या करेंगे, अभी ये जो ZJ माइनस CJ है उसमें से मोस्ट नेगेटिव वैल्यू हम सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू क्या मिल गई अपने पास, -5। कौन से कॉलम में मिली है, देखिए x1 के कॉलम में मिलेंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये क्या होगा अपना की कॉलम, इसको हम क्या बोलेंगे, की कॉलम। ठीक है, अभी देखिए हमें क्या निकालना है, रेशो निकालना है। तो रेशो हम कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय उस पर्टिकुलर कॉलम में आने वाली उस वैल्यू को, 2 / 1 कितना आ गया 2। यहाँ पे देखिए 10 है, 10 डिवाइडेड बाय के कॉलम में आने वाली वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखिए कितनी है 5, तो यहाँ पे आ गया 2। यहाँ पे देखिए 12 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया 4। ठीक है, ये सिलेक्ट किया था हमने कि
कॉलम। अभी हमें क्या सिलेक्ट करना है, की रो। तो देखिए की रो कैसे सिलेक्ट करते हैं हम, जो रेशो होता है ना उसमें सबसे मिनिमम वाला रेशो हमें सिलेक्ट करना रहता है। यहाँ पे देखिए वैल्यूज मिल रही है, स्मॉलेस्ट वैल्यूज। तो आइदर हम S1 का जो भी रो है उसको हम की रो सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर S2 को हम की रो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, रैंडमली आप कौन सा भी रो को की रो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर रही हूँ, आप वाला रो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए मैं ले रही हूँ अपना S1 को, ये हो गया मेरा की रो, ये था की कॉलम और ये था की रो। की रो मैंने कैसे सिलेक्ट किया, बाय सिलेक्टिंग द मिनिमम रेशो। ये क्या था, मिनिमम रेशो, और ये क्या थी, हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू। कि कॉलम सिलेक्ट करने के लिए हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू सिलेक्ट की हमने, और उसके बाद में फिर हमने कैलकुलेट किया रेशो, और उसमें से हमने सिलेक्ट किया मिनिमम रेशो, और जिस रो में मिनिमम वैल्यू आएगी वो रहेगा अपना की रो। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पे जो x1 है ना वो क्या हो जाएगा अपना एंटरिंग वेरिएबल। ठीक है, और ये जो S1 है ना, ये S1 है, इसको बोलेंगे हम लिविंग वेरिएबल, यानी कि अभी S1 जाएगा और उसकी जगह पे कौन आएगा, अभी x1 आएगा। ठीक है, तो देखिए अभी x1 यहाँ पे आ जाएगा S1 की जगह पे, तो हमें नए वाले अभी वैल्यूज निकालने पड़ेंगे, किसके लिए, x1 के लिए। तो देखिए अपने पास एंटरिंग वेरिएबल कौन सा हो गया, x1। एंटरिंग वेरिएबल हम कहाँ से सिलेक्ट करते हैं, की कॉलम से सिलेक्ट करते हैं। की कॉलम में कौन सा वेरिएबल था अपना x1, तो एंटरिंग वेरिएबल कौन सा हो गया x1। लिविंग वेरिएबल कहाँ से सिलेक्ट करते हैं हम, की रो से सिलेक्ट करते हैं, तो ये था S1। और यहाँ पे देखिए की कॉलम और की रो, उसमें जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना उसको हम एक तो बोलते हैं पिवोट की या फिर की एलिमेंट। तो देखिए यहाँ पे कॉलम और रो में इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ रहा है, 1, तो 1 को हम क्या बोलेंगे, की एलिमेंट। ठीक है, अभी देखिए हमें नए वाले वैल्यूज निकालना है, न्यू वैल्यूज ऑफ x1। x1 क्या है, अपना एंटरिंग वेरिएबल है। तो देखिए एंटरिंग वेरिएबल के वैल्यूज कैसे निकालते हैं हम, ओल्ड वैल्यू ऑफ S1 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। अभी देखिए की एलिमेंट हमें क्या मिल गया है, 1 मिल गया है। अभी ओल्ड वैल्यू ऑफ S1 देखिए क्या है, ओल्ड वैल्यू 1 1 1, ओल्ड वैल्यू क्या है 1 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट 1, कितना आ गया 1। सेकंड ओल्ड वैल्यू देखिए क्या है 1, 1 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट कितना आ गया 1। अभी देखिए थर्ड वैल्यू क्या है 1, 1 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट 1, कितना आ गया 1। नेक्स्ट वैल्यू देखिए क्या है 0, नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा 0 डिवाइडेड बाय 1, 0 डिवाइडेड बाय 1 और 2 डिवाइडेड बाय 1, 0 डिवाइडेड बाय 1, 0 डिवाइडेड बाय 1 और 2 डिवाइडेड बाय 1, ये आ गया 0, ये आ गया 0 और ये आ गया 2। ठीक है, तो ये क्या होगी अपने x1 की नई वाली वैल्यूज, क्या क्या है 1 1 1 0 0 2। ठीक है, अभी देखिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, S2 की न्यू वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, S2 की न्यू वैल्यूज। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये पॉइंट में आपने कुछ भी गड़बड़ कर दी तो पूरा आपका जो इटरेशन वाला टेबल रहेगा ना पूरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जब मैं S2 और S3 की वैल्यू निकालूँ तो आपको वो पॉइंट्स बहुत ध्यान से देखने हैं। तो चलिए अभी हमें निकालना है S2 की वैल्यूज। तो देखिए S2 की वैल्यूज निकालते वक्त हमें क्या फार्मूला यूज करना है, देखिए क्या है, देखिए फार्मूला क्या है, ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इनटू करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारी बुक्स में मतलब ये फार्मूला दिया नहीं रहता है या फिर गलत दिया रहता है, तो आपको ये फार्मूला अच्छे से ध्यान से रखना है, क्योंकि आप लोग का जो सिंप्लेक्स मेथड का जो भी एग्जाम्पल है वो पूरा बेस्ड रहे ऑन दिस फार्मूला। ठीक है, ये आपको सही जम गया तो आपको ये सिंप्लेक्स मेथड का एग्जाम्पल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए अभी हमें क्या निकालना है, न्यू वैल्यूज ऑफ S2। ओल्ड वैल्यू देखिए क्या है S2 की ना,
अभी देखिए ओल्ड वैल्यू क्या है 5, क्या है 5, ओल्ड वैल्यू 5 माइनस, देखिए की एलिमेंट अपना क्या है 1 ही रहेगा, करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू, अभी देखिए 5 की करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू, यहाँ पे देखिए की कॉलम वैल्यू क्या है 5 और की रो वैल्यू क्या है 1। देखिए ध्यान से देखिए, अभी मुझे निकालनी है S2 की न्यू वैल्यू, ठीक है, ओल्ड वैल्यू क्या है 5, करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू क्या आ जाएगी उसकी 5 और करस्पॉन्डिंग की रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो में से सिलेक्ट करना है 1, तो कैसे आएगा ये 5 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू 5 इंटू करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट 1, कितना आएगा ये 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट वैल्यू, ओल्ड वैल्यू क्या है 2 माइनस, देखिए के एलिमेंट तो 1 ही रहेगा, की एलिमेंट अपना 1 है ना, 1 क्या है इंटरसेक्शन पॉइंट है की और कॉलम का, की रो और की कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट 1 है, उसको हम बोले क्या बोलते हैं की एलिमेंट, तो ठीक है की एलिमेंट 1 ही रहेगा। अभी देखिए ओल्ड वैल्यू क्या है 2, करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, कॉलम में से सिलेक्ट करना है हमें, कॉलम में से की कॉलम वैल्यू क्या है 5 और करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू क्या आएगी 1, रो में से सिलेक्ट करना है, कॉलम में से और रो में से, करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू 5 और की रो वैल्यू 1, तो कैसे लिखेंगे 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1, तो कैसे आएगा ये 2 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आएगा -3। ओल्ड वैल्यू देखिए 0 माइनस, देखिए करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इसकी क्या आएगी 5 और की रो वैल्यू क्या आएगी 1, मतलब 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 कितना आ जाएगा देखिए -5। नेक्स्ट देखिए 1, ओल्ड वैल्यू क्या है, देखिए मैं यहाँ पे पूरे लिख के लेती हूँ 1 0 10, 1 0 10, यहाँ पे मैं ओल्ड वैल्यू लिख के लेती हूँ, की एलिमेंट क्या है 1, की एलिमेंट 1, की एलिमेंट 1, अभी देखिए 1 है ना, 1 का देखिए करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू है 0 और की कॉलम वैल्यू है 5, 5 इंटू 0, 5 इंटू 0 कितना आ जाएगा देखिए, ये तो 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर 1। अभी देखिए 0, करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू इसकी क्या आएगी 0, कॉलम वैल्यू 5, 5 इंटू 0, 5 इंटू 0, तो ये क्या आ जाएगा देखिए 0 आ जाएगा। अभी देखिए इसका करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू कितनी आया 5 और की रो वैल्यू कितनी है 2, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, तो देखिए कितना आ जाएगा ये 10 माइनस 10 कितना आएगा 0। आ गया समझ में। देखिए मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, देखिए ये अपना वैल्यू था, ओल्ड वैल्यू क्या थी 10, 10 की करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू कौन सी थी, देखिए ये जो कॉलम है ना अपना, कॉलम में करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू उसके लिए कौन सा आ जाएगी 5 और की रो वैल्यू उसके लिए कौन सी आ जाएगी 2, 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है, ठीक है। अभी ये हो गया x1 का, s2 का, अभी हमें निकालना है s3 का। s3 के लिए भी हमें सेम फार्मूला निकालना है, सेम फार्मूला यूज़ करना है। देखिए s3 के लिए भी हमें सेम फार्मूला यूज़ करना है, ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इंटू करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट यहाँ पे भी क्या रहेगा 1 रहेगा। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ओल्ड एलिमेंट लिख के लेती हूँ s3 के, देखिए क्या है 3 8 0 0 1 12, 3 8 0 0 1 12, 0 0 यहाँ पे लिख लेती हूँ 1 और यहाँ पे 12, माइनस की एलिमेंट 1 है, माइनस की एलिमेंट 1 है,
ठीक है। अभी देखिए 3 है ना, 3 के लिए देखिए करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू क्या आ जाएगी 1, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, तो ये क्या आ जाएगा 3 माइनस 3 कितना आ जाएगा ये 0, ठीक है। अभी 8 है ना, 8 के लिए देखिए करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू क्या है 3, रो वैल्यू क्या आ जाएगी 1, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 यानी कि 8 माइनस 3 कितना 5। अभी देखिए 0, 0 के लिए देखिए कि कॉलम वैल्यू क्या है 3 और की रो वैल्यू क्या है 1, 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1, 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1, ये कितना आ जाएगा -3। अभी देखिए नेक्स्ट 0, इस 0 के लिए करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉलम वैल्यू 3 और रो वैल्यू 0, 3 इंटू 0, 3 इंटू 0, तो ये कितना आ जाएगा 0। अभी देखिए 1, 3 इंटू 0, 3 इंटू 0, तो देखिए ये क्या आ जाएगा कैलकुलेशन के बाद 1, और लास्ट वाला देखिए 12 है, तो करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू 3 और रो वैल्यू 2, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, तो ये देखिए क्या आ जाएगा 12 माइनस 6, तो ये आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये सारे वैल्यूज जो हमने निकाले ना, अभी कौन कौन से वैल्यूज निकाले हमने, अभी देखिए x1 की वैल्यू निकाली, s2 की वैल्यू निकाली, s3 की वैल्यू निकाली, तो ये सब वैल्यूज हमें कहाँ पे पुट करना, अभी इटरेशन 1 में पुट करना है, ठीक है। तो चलिए अभी फिल करते हैं हम सब वैल्यूज। x1 की वैल्यू देखिए क्या क्या है 1 1 1 1 1 1 0 0 2 0 0 2। अभी देखिए S2 की वैल्यूज क्या क्या मिली है अपने पास 0 -3 -5, 0 -3 -5, 1 0 0 1 0 0, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हमने S3 की वैल्यूज निकाली थी 0 5 -3, 0 5 -3, 0 1 6, 0 1 6, ठीक है। तो ये हो गया अपना इटरेशन 1, उसमें हमने क्या क्या निकाला, नए वाले वैल्यूज निकाले हमने x1 s2 और s3। अभी देखिए जो हमने इनिशियल टेबल निकाला था ना, तो वहाँ पे हमने क्या लिखा था, जो अपने बेसिक वेरिएबल्स थे s1 s2 और s3, और उनके कोएफिशिएंट हमने कहाँ से लिखे थे, जो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वहाँ से लिखे थे। s1 का कोएफिशिएंट था 0, s2 का 0, s3 का 0, ठीक है। लेकिन उसके बाद में फिर क्या हुआ, x1 अपना एंटरिंग वेरिएबल था और s1 लिविंग वेरिएबल था, राइट। तो s1 की जगह पे क्या आ गया था अपना x1, तो देखिए यहाँ पे क्या आया x1। अभी देखिए x1 का कोएफिशिएंट क्या है अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 5, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा 5, s2 का 0 ही है और s3 का 0 ही है, ठीक है। अभी देखिए zj की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो zj की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, 5 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, तीनों का मल्टीप्लिकेशन का ऐड करेंगे तो वो वैल्यू हमें यहाँ पे लिखनी है। तो ये कितनी आ जाएगी अपने पास 5। अभी देखिए 5 इंटू 1, ये दोनों वैल्यूज तो 0 आ जाएंगे, तो ये हमें यहाँ पे भी क्या मिल जाएगा 5। यहाँ पे क्या मिलेगा देखिए 5 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -5 प्लस 0 इंटू -3, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगी वैल्यू 5। यहाँ पे देखिए 0 मिलेगा और यहाँ पे भी 5 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 क्या मिल जाएगा 0। अभी यहाँ पे देखिए 5 इंटू 2 कितना 10, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिला हमें z की वैल्यू क्या मिली 10। अभी देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है zj माइनस cj।
तो जेड जे माइनस सी जे देखिए 5u माइनस 5 कितना 0, 5u माइनस 3 कितना 2, 5u माइनस 0 कितना 5u, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। ठीक है, अभी देखिए फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्टिमलिटी की कंडीशन चेक करेंगे। देखिए ऑप्टिमलिटी की कंडीशन क्या है मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए, ऑल जेड जे माइनस सी जे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो अपने एग्जाम्पल में जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल गई है 0 और 0 से ज़्यादा मिले, यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज हमें यहाँ पे मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि हम ऑप्टिमलिटी कंडीशन तक पहुँच गए हैं। ठीक है, तो इसलिए देखिए लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हियर ऑल जेड जे माइनस सी जे आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देयरफॉर दिस इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्या है अपना ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, सॉल्यूशन में देखना है आपने को, ये नहीं देखना है आपने। यहाँ पे क्या है उसका कोएफिशिएंट था, x1 की वैल्यू क्या है 2, x1 की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, और यहाँ पे x2 x3 वो तो है ही नहीं, x2 क्या आ जाएगा फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, और जेड मैक्स कितना आ जाएगा अपने पास, उसका सॉल्यूशन देखिए क्या आ जाएगा 10। ये हो गया अपना फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, अभी देखिए अगर आपको वेरिफिकेशन करना है तो आप वेरिफिकेशन के लिए जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन था z इज इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2, अगर इसमें आप x1 की वैल्यू क्या पुट करोगे 2 पुट करोगे वेरिफिकेशन के लिए। देखिए यहाँ पे लिख के देती हूँ मैं, अगर आपको आंसर सही है कि नहीं वो चेक करना है तो आप कैसे चेक करोगे, जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन था 5x1 प्लस 3x2, देखिए उसमें अगर आप x1 की वैल्यू 2 पुट करते हो और x2 की वैल्यू 0 पुट करते हो तो आपको बराबर आंसर मिल जाएगा 10, जो कि अपना फाइनल आंसर है जेड मैक्स इज इक्वल टू 10। ठीक है, आई होप कि आपको एग्जाम्पल समझ में आएगा, बहुत अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा गले में खराश होने की वजह से मैं ठीक से नहीं बोल पा रही हूँ, बट आपके लिए मैं एग्जाम्पल लेके आई हूँ सो दैट आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सको। अगर आपको कहीं पे भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है।